to reply the discussion. सभापति महोदय, आज मैं राज्यसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 इसको लेकर सदन के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। कल ही लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को अपनी मोहर लगा दी है और आज उच्च सदन की अनुमति प्राप्त होने के बाद मैं आशा करता हूं कि ये भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत होगी जो पूर्णतया भारतीय है। मान्यवर, आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया हमारे कंकरन लिस्ट में है, परंतु कई सालों से आईपीसी 163 साल से, सीआरपीसी 125 साल से और एविडेंस एक्ट 150 साल से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे वही एक्ट को आज हम उसी एक्ट से आज हम गवर्न हो रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल बाद इस देश में सारे कॉलोनियल कानूनों के अंदर उसको बदलाव कर कर समाप्त कर कर भारत की आत्मा को प्रस्तावित करने की शुरुआत की। मान्यवर, 2019 से हम इस पर अगस्त 2019 से इस पर विचार विमर्श चर्चा सलाह कर रहे थे और मुझे आनंद है मान्यवर कि आज मैं इस महान सदन के सामने इसका परिपाक लेकर आपके आशीर्वाद के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सिर्फ कानूनों के नाम नहीं बदले, उसके उद्देश्य के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों को सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था और उसका उद्देश्य केवल और केवल अंग्रेज शासन की रक्षा का था। उसमें कहीं भारत के नागरिक की सुरक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा, इसके मानव अधिकार की सुरक्षा और निर्बल को रक्षण देने की व्यवस्था दूरबीन लेकर भी ढूंढे तो नहीं दिखाई पड़ती थी। मान्यवर, धाराओं के क्रम से भी ये इंगित हो जाता है मानववध या किसी मां बेटी के साथ अत्याचार से बड़ा क्या गुनाह हो सकता है। परंतु मान्यवर, पहले ट्रेजरी के खजाने को लूटने का गुनाह, रेल की पटरियों को तोड़ने का गुनाह, अंग्रेज शासन के खिलाफ षड्यंत्र करने का गुनाह, इसकी प्रायोरिटी ऊपर थी, मानव हत्या की प्रायोरिटी और बहन बेटी के साथ अत्याचार की प्रायोरिटी बहुत नीचे थी। क्योंकि अंग्रेज शासन का ये उद्देश्य ही नहीं था, उसका उद्देश्य दंड देने का था। जो शासन के खिलाफ काम करते थे उसका उद्देश्य जिनके साथ अन्याय होता है, जिन पर अत्याचार होता है, उसको न्याय देने का नहीं था। आज मैं जो 3 बिल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मान्यवर, ये तीनों बिलों का उद्देश्य दंड देने का नहीं है, न्याय देने का है। न्याय का विचार, हमारे भारतीय विचार में न्याय एक प्रकार से अम्ब्रेला टर्म, न्याय शब्द में गुनाह करने वाला और विक्टिम, जिसको गुनाह के कारण भुगतना पड़ा है, दोनों को समाहित कर कर एक संपूर्ण कल्पना न्याय की करी है। और ये नए कानूनों को मेरा सभी सदस्यों को अनुरोध है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो भारतीय दर्शन के न्याय को हमने इसके अंदर स्थान दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी
राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को बरकरार रखने की संविधान की गारंटी हमारे 140 करोड़ के देश को दी है। इसको भी परिपूर्ति करने का इस तीनों बिल के अंदर प्रयास किया गया है। ये कानूनों की आत्मा मान्यवर भारतीय है और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानूनों से अब हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होगी। इसका मुझे बहुत गौरव है मान्यवर। भारतीय न्याय संहिता के खंड 2 में डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन के अंदर भी हमारी पौराणिक न्याय की जो कल्पना है, मैं मानता हूं समग्र विश्व के न्याय के जितने भी दर्शन है उसमें वो सबसे उदार चरित कल्पना है। वो उदार चरित कल्पना के आधार पर हमने सभी व्याख्याओं को लिया है। जेंडर, एक्ट, ओमिशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी व्याख्याओं को हमारे यहाँ 10,000 से लेकर 5,000 साल पहले इस पर विचार भी हुआ है, उसको रेखांकित भी किया गया है। और आज मुझे लगता है जब ये एक्ट बनाने के लिए विचार विमर्श होता था, ढेर सारे लोगों से मैंने विचार विमर्श किया था। उस वक्त लैटिन कंसेप्ट को भी मैंने देखा है, रोमन कंसेप्ट को भी देखा है, आयरिश कंसेप्ट को भी देखा है और भारतीय न्याय के मूल विचारों को भी पढ़ा है मान्यवर। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय हमारे पुराणों में, हमारे साहित्यों में जो न्याय की कल्पना है, विश्व की सारी न्याय की कल्पनाओं में सबसे उदार चरित और सबसे महान, ये कल्पना के आधार पर हमने यहाँ पर इसको लिया है। सिर्फ इसकी भारतीयता पर हमने आग्रह किया इतना नहीं है, हमने इसको, मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं मान्यवर, जब इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तब एफआईआर से लेकर जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और टेक्निक का सबसे ज्यादा उपयोग अगर कोई एक देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर होगा तो वो भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा मान्यवर। 0 एफआईआर, ई एफआईआर और लगभग 2027 तक देश भर के सभी केस के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने का प्रावधान भी हमने किया है मान्यवर। कई लोग बाहर सवाल करते हैं, यहां तो बैठे नहीं है, यहां बैठकर पूछते तो मैं जवाब भी देता, मगर मैं तो बाहर भी सुनकर आता हूं और मानता हूं कि मेरा दायित्व है कि सार्वजनिक रूप से पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहिए। वो कहते हैं कि नए कानून की जरूरत क्या है, उनको स्वराज का मतलब ही मालूम नहीं है। स्वराज का मतलब स्वशासन से नहीं होता है। स्व शब्द सिर्फ शासन से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वराज मतलब स्वधर्म को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व भाषा को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व संस्कृति को आगे बढ़ाए वो स्वराज है और वो स्व शासन को जो प्रस्थापित करे वो स्वराज है। गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी थी, गांधी जी ने स्वराज की लड़ाई लड़ी थी और आज तक आप 75 साल में से करीब 60 साल तक सत्ता में बैठे स्व को जागरूक करने का काम नहीं किया। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की महान आत्मा को, स्व को जागरूक करने का काम किया है और वो ही आज भारत के उत्थान का कारण बना है मान्यवर। लोकतंत्र में बैलेंस ऑफ वर्क की एक टर्म्स को बहुत महत्व दिया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली जो अभी हमारे देश के अंदर काम कर रही है उसमें ये बैलेंस बिगड़ गया था और हमने इसके अंदर बैलेंस ऑफ वर्क का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। अगर मैनेजमेंट के विद्यार्थी इसको बारीकी से देखेंगे, मैनेजमेंट के विज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ वर्क को कितना फाइन ट्यून कर कर ये कानून के अंदर हमने प्रस्तावित करने का प्रयास किया है। और मान्यवर, मैं आपको और आपके माध्यम से सदन को
और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। 3 साल में किसी भी विक्टिम को न्याय मिल जाए, ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर प्रस्तापित होगी। मान्यवर, ये लोग जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं आज उनको बताना चाहता हूं मान्यवर, आज इस कानून को इस सदन के आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 19वीं सदी से निकलकर 2 सदियों का फासला काटकर 21वीं सदी में सीधी प्रवेश करेगी। मान्यवर, क्या होगा इस कानून से? मूल भारतीय परंपरा की न्याय की अवधारणा को समग्र विश्व को हम परिचय करा पाएंगे और इसके सुफल इस देश की जनता चख पाएगी। क्या होगा इससे जो पूछते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली का भारत की 140 करोड़ की जनता के लिए उपस्थित होगी। क्या होगा इस कानून से जो पूछते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो विद्यमान है वो सारी तकनीक और आने वाले 100 साल तक जो तकनीक आगे बढ़ सकती है, वो सारी तकनीक को सिर्फ रूल्स में परिवर्तन कर कर समाहित किया जाए, इतनी दूरदृष्टि के साथ तकनीक को इस कानून के अंदर समाहित किया गया। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 7 साल से ज्यादा सजा है वो सभी घृणित अपराधों के लिए हमने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी किया है, जिससे कन्विक्शन रेशियो के अंदर बढ़ावा होगा। ये जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेज चले गए, पूरे देश में 4 प्रकार की न्याय प्रणाली चलती थी। आज कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक इस कानून के आने के बाद एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली का चलेगी। मान्यवर, ये पूछते हैं क्या होगा, मैं इनको बताना चाहता हूं, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात थी, वो आप विदेश से आए हुए कंसेप्ट और एनजीओ को थोपे गए विचारों से करते थे। हम मातृशक्ति के सम्मान के लिए परंपरागत हमारा जो सम्मान है, वो सम्मान को इस कानून के अंदर कानून का स्वरूप देने में सफल हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, आजादी के 75 साल तक और 4 दशक से आतंकवाद का दंश झेलने के बाद इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों के अंदर आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड आतंकवाद का परिचय कराते हुए टेररिज्म की डेफिनेशन को इसके अंदर शामिल किया है। मान्यवर, जो पूछते हैं इस कानून से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस कानून से राज्यद्रोह अब देशद्रोह के अंदर बदल गया है। राज्य के शासन की रक्षा के लिए एक जमाना था जब ब्रिटिश ताज का इस देश के अंदर शासन था। मान्यवर, रानी के खिलाफ कोई आवाज नहीं कर सकता, फांसी पे चढ़ा दिए जाए। महात्मा गांधी हो, तिलक महाराज हो, वीर सावरकर हो, वो राजद्रोह के कानून में कई साल जेल में रखे और आपने भी इसका उपयोग बखूबी किया। इमरजेंसी के अंदर ढेर सारे लोगों को जेल में डाल दिया, ढेर सारे विपक्ष के नेताओं। मान्यवर, हमने राजद्रोह के अंग्रेजी कंसेप्ट को समाप्त कर दिया है। शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है इस देश के अंदर। अब वाणी स्वतंत्रता का अधिकार भी है और लोकतंत्र है, मगर देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर है। व्यक्ति और देश के बीच में क्या अंतर होता है? डेमोक्रेसी का जो मूल विचार है, लोकतंत्र का जो विचार है, देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। मान्यवर, इसको इस कानून के माध्यम से हम ला रहे हैं। वो पूछ रहे हैं क्या होगा इस कानून से। संगठित अपराध इस देश में, ढेर सारे संगठित अपराध शुरू हो गए। 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य के गैंग बन गए, संगठित गैंग बनकर अपराध करते थे।
अपराध करने वालों को पकड़ते थे वो तो उसका हाथ था मान्यवर, दिमाग कहीं और बैठा होता था। इसको 120B की एक निर्बल धारा से कानून के शिकंजे में लाते थे। अब संगठित अपराध के लिए हमने एक नई अवधारणा, नई व्याख्या जोड़कर संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम इस कानून के माध्यम से। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं, जो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, छोटे से गुनाह के लिए जेल में डालने का जो कंसेप्ट था अंग्रेजों का, गलती होती है मान्यवर। पहली बार कोई गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, जानबूझकर नहीं किया है फिर भी गुनाह होता है। ऐसे लोगों के लिए जेल में पहुंचाने की जगह पछतावे के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन हमें इस कानून के अंदर, जो कहते हैं क्या होगा, जल्दी न्याय मिलेगा। गरीब आदमी के लिए न्याय महंगा नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर और पुलिस, वकील और कोर्ट तीनों को लिए समय मर्यादा बनाकर हमने जल्दी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ा है। अब तारीख पे तारीख नहीं होगी, 3 साल के अंदर फैसला हाथ में। जो कहते हैं क्या हुआ है, कई बार भ्रष्टाचार से कोई जजमेंट इधर उधर आ जाता है, गलती से आता है, इसकी अपील का निर्णय कौन करता है मान्यवर? अपील जिसने प्रोसिक्यूशन का जो वकील है वो ही करता है। हमने इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अस्तित्व को कंपलसरी कर दिया है, जो पहले एडवाइजर था, और हर जिले में एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रहेगा जो पूरी प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया से अलग रहकर ये अपील योग्य केस है या नहीं है इसका निर्णय करेगा। इससे सबको मालूम पड़ेगा। और अंत में जो कह रहे हैं इससे क्या होगा, मैं इनको कहना चाहता हूं, ब्रिटिश संसद ने बनाए हुए कानूनों को समाप्त कर कर मोदी जी ने भारतीय संसद की गौरव को बढ़ाया है। आज पूरा देश एक कानून पारित होने के बाद हमारी संसद के बनाए हुए कानून के आधार पर मान्यवर एक गौरव का अनुभव वो नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूं नहीं कर सकते। जिनका दृष्टिकोण भारतीय है वो समझ सकता है कितने बड़े गौरव की बात है, मगर इटालियन चश्मा जिन्होंने पहना है वो इसको नहीं समझ सकते। वो अपेक्षा भी देश की जनता को उनसे नहीं है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ढेर सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारे सदस्यों ने कहा है, मैं बोलना नहीं चाहता। भारतीय न्याय संहिता ने भी सुरक्षा संहिता में 9 नए सेक्शन, 39 नए सबसेक्शन जोड़े हैं, 44 नए स्पष्टीकरण और व्याख्याएं जोड़ी है, 35 सेक्शन में टाइमलाइन डाली है और 14 धाराओं को हमने निरस्त किया है। मान्यवर, इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता में भी अब 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक अपराध मॉब लिंचिंग का है। हम पर आरोप करते थे कि आप मॉब लिंचिंग को प्रोटेक्ट करते हो, आपने तो कभी कानून बनाया नहीं, मगर हमने कानून बना दिया। मानव वध से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता और इसको कठोरता के साथ मान्यवर 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में सजा के बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में न्यूनतम सजा की शुरुआत की है, 6 अपराधों में सामूहिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया। इसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी हमने 170 धाराएं अब होगी, 24 धाराओं में बदलाव किया है, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी हैं और 6 धाराओं को निरस्त किया है। मान्यवर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सारे लोग बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2019 से इस कानून को बनाने की हमने शुरुआत की और एक बहुत बड़ा प्रयास हमने किया है, धैर्यपूर्वक प्रयास किया है। मैं बाद में इस पर आता हूं, मगर आज जो कह रहे हैं कि क्यों ला रहे हो, मैं तो आपको भी कहना चाहता हूं ये वो है नहीं, मगर मुझे भरोसा है वो सुनेंगे जरूर, क्योंकि मैं उनको जवाब दे रहा हूं मान्यवर, इसलिए वो नहीं है तो भी जवाब देता हूं। आपकी फितरत है, चुनाव घोषणा पत्र को घोषणा पत्र मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र नहीं कहती है, संकल्प पत्र कहती है और संकल्प सिद्ध है। आपका इतिहास है बोलकर भूल जाना, हमारा इतिहास है जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। मान्यवर, मैं आज कहता हूं
कि हमने कहा था कि टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लाएंगे, और आज 3 हॉटस्पॉट कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंसक घटनाओं में 63% की कमी हुई है, 73% मृत्यु में कमी हुई। और आज आतंकवाद को, डेफिनेशन को इसके अंदर जोड़कर इस गति को हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि इस देश को टेररिज्म के दंश से मुक्त कराना है, इसलिए हमें लेकर आए हैं। मित्रों, मान्यवर, हमने कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, हमने संकल्प लिया। कहते थे कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा देश जाने वाला है। ये वादा भी मोदी जी ने पूरा कर दिया। हमने वादा किया था इस देश की मातृशक्ति को, इस देश के नीति निर्धारण के अंदर हम उचित सम्मान देंगे। 33% आरक्षण विधानमंडलों में और लोकसभा में देकर आजादी के 75 साल बाद इस देश की मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और हमने कहा था मान्यवर, न्याय मिलने की गति बढ़ाएंगे, कानूनों को सरल बनाएंगे, कानूनों को भारतीय बनाएंगे और न्यायिक एवं न्यायालय प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे। ये मैं जो पढ़ रहा हूं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। उस वक्त मैं ही पार्टी का अध्यक्ष था मान्यवर, और आज हम इसको पूरा करने का काम इस महान सदन के आशीर्वाद मान्यवर। इसमें व्यास, अत्रि, बृहस्पति, कात्यायन, चाणक्य, वत्सायन, देवनाथ ठाकुर, जयंत भट्ट, रघुनाथ शिरोमणि, अनेक लोगों ने न्याय के दर्शन को जो लिया है उसको कंसेप्चुअलाइज कर आज के जमाने के अनुरूप उसको बनाकर इस कानूनों में स्थान दिया गया है। और ढेर सारी ऋचाओं को, इसकी आत्मा को पकड़कर इस कानून के अंदर हमने समाहित किया है मान्यवर। कोई बारीकी से देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये किस प्रकार से बदला है और आज के जमाने के अनुरूप कैसे हो सकता है। जो 8000 साल पहले नारद ने बात कही, मैं आज बताता हूं मान्यवर, जब मैं इसका अभ्यास कर रहा था तब मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे पुरखों ने जो सोचा है वो कभी काल बाह्य नहीं हो सकता है, वो चिरंजीवी है, चिरंजीवी। और आज भी उसको हम इतनी ही सरलता से ये कानूनों के अंदर स्थान दे पाए हैं मान्यवर। ये जो ये कानून आज तक चलते थे, इसमें कुछ शब्द थे जो आजाद भारत की आत्मा को आहत करने वाले थे। यूनाइटेड किंगडम की संसद, प्रांतीय अधिवेशन, क्राउन के प्रतिनिधि, लंदन गजेट, जूरी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, हर मैजेस्टी सरकार, लंदन गजेट की द्वारा निहित की गई प्रक्रियाएं, ब्रिटिश क्राउन का अपमान, इंग्लैंड के न्यायालय की परंपरा और हर मैजेस्टी रोमिनियन और बैरिस्टर शब्द का भी उल्लेख था मान्यवर। ये सारा 75 साल तक इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चला गया। कांग्रेसियों की नजर नहीं पड़ी। मोदी जी को इस देश की जनता ने 14 में देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया और 19 से 24 पूरी चर्चा होकर मैं आज कह सकता हूं ये तीनों कानून, उनकी आत्मा भी भारतीय है, उनका शरीर भी भारतीय है और उसकी सोच भी भारतीय है मान्यवर। संपूर्ण भारतीय कानूनों को लेकर मैं आज इस सदन के सामने मान्यवर, हमने ढेर सारा परामर्श किया है। 2019 में सितंबर से इसकी हमने प्रक्रिया चालू की। सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को मैंने पत्र लिखा। 2020 में मुख्य न्यायाधीश सभी हाईकोर्टों के और सर्वोच्च अदालत के उनको पत्र लिखा। बार काउंसिल और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा। 21 में मैंने सभी दोनों सदन के माननीय संसद सदस्यों को पत्र लिखा। BPRND ने 2020 में देश के सभी IPS अफसरों को पत्र लिखा। 2020 में गृह मंत्रालय ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पत्र लिखा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 2020 में ये सभी कानूनों को समाहित करने का काम शुरू किया और 20 से 23 तक इसको सोचते आज जो विचारों का परिपाक है इसको लेकर मान्यवर मैं आपके सामने आया हूं।
18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमीज, 22 विश्वविद्यालय, 42 संसद और 135 आईपीएस अफसरों के लगभग 4200 सुझावों को एनालिसिस कर एक कानून बनाया गया है। मैं नहीं मानता कोई कानून इतनी विस्तृत कंसल्टेशन की प्रक्रिया से। मान्यवर, इसके बाद ये जब कानून बना तब मैंने खुद 158 बैठकों के अंदर बारीकी से पुराने कानून और नए कानून दोनों को पढ़ा है। मान्यवर, इसके बाद हमने गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा। इसी सदन से सम्मानीय सदस्य हमारे पूर्व डीजी साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सभी सदस्यों ने जो विचार दिए, जो सुझाव दिए थे, मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, इसके 72% सुझावों को हमने स्वीकार कर लिया है। जो नॉन पॉलिटिकल थे और सुझाव स्वीकार नहीं होते थे। मान्यवर, हमने इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात की है, कंप्यूटराइजेशन पर बल दिया है। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 19 से काम चल रहा है। मान्यवर, देश के 97% पुलिस स्टेशन का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है और 82% पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड भी डिजिटाइज हो चुका है। ये लोग जो कहते हैं ना, कब होगा कब होगा, प्रधानमंत्री को जानते नहीं। प्रधानमंत्री जो सोचते हैं कानून आने से पहले, उसका पूरा नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन का प्रधानमंत्री जी ने बनाकर रखा है। ये ऑनलाइन जुड़ चुके हैं पुलिस। अब 0 एफआईआर और ई-एफआईआर हो पाएगी और एफआईआर का जांच जो होता है उसको भी ऑनलाइन फरियादी को 90 दिन में देना पड़ेगा कि आपकी फरियाद का क्या होगा। माननीय फॉरेंसिक का भी मैं आगे बताता हूं। हमने आईसीजीएस के माध्यम से लगभग 8 करोड़ जितनी एफआईआर का डेटा ऑनलाइन कंप्यूटर में डाल दिया है और ई कोर्ट के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। ई प्रिजन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, ई प्रोसिक्यूशन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और ई फॉरेंसिक हो चुका है। तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूटर की ऑफिस, जेल, कोर्ट और पुलिस थाना और गृह मंत्रालय सभी आज जुड़े हुए हैं। अब इस कानून के इंप्लीमेंटेशन के अंदर कोई तकलीफ नहीं और इसके इंटर पिलर इंटीग्रेशन के लिए भी ढेर सारे प्रयोग अभी चालू है। लेटेस्ट तकनीक का उपयोग करके इंटर पिलर इंटीग्रेशन भी हम करने जा रहे हैं और अन्य डेटाबेस के साथ भी इसका एकीकरण कर रहे हैं। मान्यवर, नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट डेटा वो भी अब एकीकृत हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस वो डेटा भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर मैक वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सारी आर्थिक गुना की चीजें भी इंटीग्रेट हो जाएगी। इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म मॉट वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेशनल डेटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ट्रैक चाइल्ड वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। इमिग्रेशन वीजा और फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम IVFRT वो भी इंटीग्रेट हो जाएगी। वाहन, सारथी और देश भर के सारे सीसीटीवी कैमरा चाहे कहीं पर भी लगे हो वो भी इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। और इसमें से मैं बड़े गौरव के साथ बताना चाहता हूं मान्यवर, 82% काम बिल पारित होने के पहले समाप्त कर दिया गया है और बाकी 18% है वो भी 1 साल में हम समाप्त। जो लोग कहते हैं कब आएगा भाई, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जो साइमल्टेनियस काम करती है, प्लानिंग के साथ काम करती है, नतीजे लाती है। मान्यवर, ये पूछते हैं, इनको मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, जैसा मैंने बताया, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इसके पूरी अवधारणा को डिटेल कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को भी हमने फिक्स किया है।
ढेर सारे हेबियस, मान्यवर आप तो अधिवक्ता रहे हैं, ढेर सारे हेबियस की अर्जियां आती है हाईकोर्ट के सामने, हमें मालूम नहीं है, पुलिस उठाकर ले गई है, हमारे व्यक्ति को वापस लाई है, गुम हो गया है। अब हर थाने में एक ई रजिस्टर और कागजी रजिस्टर रखना पड़ेगा, कितने लोग हिरासत में है वो प्रदर्शित करना पड़ेगा, जिससे किसी को हेबियस की अर्जी करनी ही न पड़े। हमने पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान्यवर 3 वर्ष से कम कारावास के मामले में हमने 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को और महिलाओं को अरेस्ट करने के नियम भी बहुत पुख्ता करे हैं, जिससे इनके साथ इनकी उम्र का और महिलाओं का सम्मान का विचार किया जाए और इसके आधार ही इनकी पूछताछ की जाए। मान्यवर, विक्टिम को आज तक एफआईआर की निःशुल्क कॉपी की व्यवस्था नहीं थी, हमने कर दी है। विक्टिम को 90 दिन में जांच की प्रगति के बारे में कहा जाएगा।